हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग नेस्ट बाय स्वाति। आज हम बीए सोशियोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस है यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 उन सब के क्वेश्चंस हम देखेंगे आंसर्स के साथ। हिंदी इंग्लिश कोई भी हो, हम सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे ताकि दोनों स्टूडेंट्स को आराम से याद हो सके। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 1। हमारा पहला क्वेश्चन है सोशल रिसर्च। अब देखो, हम समझते हैं कि सोशल का मतलब होता है समाज और सोसाइटी, और रिसर्च का मतलब होता है किसी भी टॉपिक के बारे में गहरी स्टडी करना, ठीक है, या इन्वेस्टिगेशन करना। जब हम सोसाइटी के बारे में साइंटिफिक तरीके से स्टडी करते हैं तो उसे सोशल रिसर्च कहते हैं। साइंटिफिक का मतलब होता है फैक्ट के बेसिस पर स्टडी करना। प्रॉपर मेथड फॉलो करके जो हम स्टडी करते हैं उसको सोशल रिसर्च कहते हैं। एग्जाम्पल में अब हम देखो, मान लो किसी सिटी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो रिसर्चर ये जानने के लिए क्या करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा लोगों से, ठीक है, कि जॉब क्यों नहीं मिल रही है, कितने लोग एजुकेटेड है और किस एज ग्रुप के हैं। तो ये हमारा सोशल रिसर्च है, ठीक है। अब हम हमारा दूसरा क्वेश्चन पे आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है सोशल सर्वे। बहुत से स्टूडेंट्स को सर्वे और रिसर्च को समझने में बहुत कंफ्यूजन रहता है, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। रिसर्च का मतलब होता है प्रॉब्लम को समझना और सॉल्व करना, और सर्वे का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो सोशल सर्वे का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना लोगों से, उसको सोशल सर्वे कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, मान लो कॉलेज को पता करना है कि कितने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास पसंद करते हैं या ऑफलाइन। तो इसके लिए कॉलेज सभी स्टूडेंट्स से फॉर्म फिल करवाता है या क्वेश्चंस पूछता है। इस प्रोसेस को हम सोशल सर्वे कहते हैं। एग्जाम में अगर आपको याद रखना हो तो सिर्फ इतना इजी ट्रिक याद रखना कि सर्वे का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। इन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस समझ लो, ठीक है ना। सोशल सर्वे का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, डेटा कलेक्ट करना। सोशल रिसर्च का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम्स को डीपली समझना और उसको सॉल्व करना। अब हम इसका सीक्वेंस अगर देखें तो पहले सर्वे होता है और उसके बाद में रिसर्च होती है। जब तक सर्वे नहीं होगा तब तक हम रिसर्च नहीं कर सकते हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जो कि है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल रिसर्च। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है एम या पर्पस, रिसर्च करने का रीजन क्या है। एग्जाम में ये दोनों पॉइंट्स हमको लिखना है। मेन जो हमारा पॉइंट्स रहेगा इसका ऑब्जेक्टिव सोशल रिसर्च का, सबसे पहला आएगा कि सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। सोसाइटी की जो मेजर प्रॉब्लम्स होती है उनका सॉल्यूशन ढूंढना, जैसे कि इसके एग्जांपल में देख सकते हो पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम, चाइल्ड लेबर, इलिटरेसी, ये सब हमारे प्रॉब्लम्स हो गए। इन सब का सॉल्यूशन ढूंढना। दूसरा हमारे पास आता है कि टू फाइंड न्यू फैक्ट्स या टू कलेक्ट न्यू नॉलेज। इसका अगर हम इसको इजी लैंग्वेज में समझे तो हर रिसर्च न्यू नॉलेज और फैक्ट्स को डिस्कवर करने में हेल्प करती है जो पहले किसी को नहीं पता होता। एग्जाम में आप ये आंसर आराम से लिख सकते हैं। इसमें एक और पॉइंट ये भी है कि सोसाइटी को इम्प्रूव करती है। क्यों? क्योंकि जो सोसाइटी में जितने भी प्रॉब्लम्स है वो अगर सॉल्व हो जाएगी तो सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा। अब हम हमारे दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, मेजर स्टेप्स इन सोशल रिसर्च। रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो कि स्टेप बाय स्टेप होता है। अब हम सबसे पहले जो हमारा स्टेप है उसकी बात करें तो सेलेक्ट द प्रॉब्लम। रिसर्चर डिसाइड करता है कि किस टॉपिक पर रिसर्च करनी है, जैसे कि एजुकेशन, पॉल्यूशन, पॉवर्टी, वुमेन एम्पावरमेंट। उसके बाद में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, जैसे कि आपको जो भी आपने टॉपिक चूज किया है उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी। इसके मेथड्स होते हैं इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनरी। ये सब हम अगले यूनिट में अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब अगले के अगले यूनिट में, ठीक है। एनालाइज द डेटा। कलेक्टेड इंफॉर्मेशन जो होती है वो समझा जाता है, पैटर्न्स देखे जाते हैं और यूजफुल जो डेटा होता है उसको अलग किया जाता है। ड्रॉ कंक्लूजन्स, इसका मतलब यही है कि कौन सा कंक्लूजन का मतलब ये है कि हाँ, हमारे रिसर्च में हमने ये जो थे हमारे टॉपिक, जो हमने प्रॉब्लम सेलेक्ट की थी उसको हमने ढूंढा। उसके बाद में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जो भी यूजफुल डेटा है उसको अलग अलग किया जाता है, और उसके बाद में सबसे एंड में पूरी रिसर्च को ढूंढने के बाद में एक रिटर्न रिपोर्ट बनाई जाती है। उसको हम रिपोर्ट राइटिंग या राइट द रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी का मतलब होता है किसी भी एक पर्सन, फैमिली या एक ग्रुप का डीप और डिटेल स्टडी करना। एग्जाम्पल देखो अगर इसका, तो जैसे एक रिसर्चर है किसी स्पेसिफिक सिंगल फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को डिटेल में स्टडी कर रहा है, या एक स्पेसिफिक स्कूल के स्टूडेंट्स पर डीप स्टडी करे, तो उसे केस स्टडी कहते हैं। ये मेन हमारा यूनिट 1 का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस थे उनको हमने अच्छे से स्टडी किया है एग्जाम्पल्स के साथ। आपको हिंदी की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी और इंग्लिश की, दोनों की साथ में पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में वो आपको मिल जाएगी। उसके अलावा पीडीएफ
आप भले ही याद कर लो उसको, क्वेश्चन आंसर याद कर लो, पर जब तक आप बेसिक जो ये सब मैंने अभी आपको बताया, सोशल रिसर्च का मतलब, सोशल सर्वे का मतलब, ये सब जब तक आप ये सब नहीं समझोगे, तब तक अगर आप याद भी कर लोगे और अगर आप भूल गए इसको, तो आप वापस याद नहीं कर पाओगे, आप अगर लिख नहीं पाओगे। यही आपका अगर बेसिक नॉलेज, बेसिक ये सारा जो हमने पढ़ा अभी, ये सब अगर आप अच्छे से समझोगे तो आप अपने मन से भी आंसर लिख सकते हो। अब हम यूनिट सेकंड पर जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। इस वर्ड को दो पार्ट्स में समझते हैं। सबसे पहले साइंटिफिक, उसका मतलब होता है फैक्ट और प्रूफ के बेसिस पर काम करना, और मेथड का मतलब होता है तरीका, हम किस तरीके से काम करते हैं। तो साइंटिफिक मेथड दोनों का सिंपल सा अगर मतलब देखें तो सच्चे फैक्ट्स को एक प्रॉपर और सिस्टमेटिक वे से ढूंढने की प्रोसेस, यानी किसी भी रिसर्च को बिना अंदाजा लगाए स्टेप बाय स्टेप और एविडेंस के साथ करना साइंटिफिक मेथड कहलाता है। इसका अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो मान लो आपको ये पता करना है कि स्टूडेंट्स ज्यादा मोबाइल चलाने की वजह से पढ़ाई में पीछे हो रहे हैं या नहीं। अगर आप बस अपनी ओपिनियन दे दो तो वो रिसर्च नहीं है। पर अगर आप उसकी जगह 100 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करो, उनसे क्वेश्चंस पूछो, उनके मार्क्स कंपेयर करो और फिर रिजल्ट निकालो, तो ये साइंटिफिक मेथड है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, जो कि हमारा है इंपॉर्टेंस साइंटिफिक मेथड्स की। इसमें हम बात करें तो हम साइंटिफिक मेथड की इम्पोर्टेंस, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इतना जरूरी क्यों है। सबसे पहला, हम इसमें कोई भी जो हम ये जो मेथड यूज करते हैं, इससे हमको एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। हम अंदाजा नहीं लगाते, हमारा रिजल्ट ज्यादातर एक्यूरेट ही रहता है इसका। और इसके बाद में ये रिसर्च को रिलायबल बनाता है, मतलब हम इसको ट्रस्ट कर सकते हैं, ये ट्रस्ट वर्दी रिसर्च होती है। ये सोशल प्रॉब्लम्स को साइंटिफिकली सॉल्व करने में हेल्प करती है। अगर आपको ये इंपॉर्टेंस समझनी है इसकी, तो आप ऐसा समझ लो कि जैसे आपको जैसे किसी साइंटिस्ट ने रिसर्च की है, तो उसने एकदम अच्छे से पूरा जो भी उसने टॉपिक चूज किया था उसके बारे में अच्छे से पूरी रिसर्च की है, उसको अच्छे से साइंटिफिकली उसका सारा डेटा कलेक्ट किया है, एनालाइज किया है सारा, उसके बाद में सारे फैक्ट्स देखे हैं, फिर वो रिसर्च हमको बताई है या मिली है, तो उसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है साइंटिफिक मेथड का सोशल रिसर्च में, क्या इंपॉर्टेंस रहती है। अब हम बात करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की। इसको हम समझते हैं। इसका मतलब होता है डिफरेंट या फिर बीच में, इंटर का मतलब, डिसिप्लिनरी का मतलब होता है सब्जेक्ट्स। और अब हम इसको सिंपल सी मीनिंग समझे इसका, तो रिसर्च में अलग अलग सब्जेक्ट्स का नॉलेज यूज करना इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहलाता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो मान लो हम पॉवर्टी पर रिसर्च कर रहे हैं, तो सिर्फ हम सोशियोलॉजी काफी नहीं होगी उसके लिए, हम इकोनॉमिक्स को भी समझना पड़ेगा, साइकोलॉजी भी काम आ सकती है और पॉलिटिकल साइंस भी हेल्प कर सकती है। यानी एक ही प्रॉब्लम्स को समझने के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स का यूज करना ही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। अब हम बात करते हैं हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस बहुत आसान है अगर आप इसको समझो तो। हाइपोथेसिस को हिंदी में परिकल्पना बोलते हैं। परिकल्पना का मतलब होता है रिसर्च शुरू होने से पहले जो हम टेम्पररी गैस या अजम्पशन लगाते हैं, उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। ध्यान देना, सबसे मेन बात इसकी यह है कि ये फाइनल आंसर नहीं होता है, बस ये एक अंदाजा होता है जिसको बाद में रिसर्च करके चेक करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, मान लो मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स रोज 2 घंटे पढ़ रहे हैं उनके मार्क्स ज्यादा आते हैं। अभी ये सिर्फ मेरा गैस है, रिसर्च करने के बाद ही पता चलेगा कि ये बात सही है या गलत। इसी गैस को हाइपोथेसिस कहते हैं। क्या, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस। इसके मेनली 2 पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले तो जो हाइपोथेसिस होगी वो क्लियर होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए, और दूसरी कि आप उसको टेस्ट कर सको ताकि वो हमारे रिसर्च में यूजफुल रहे। तो ये हमारा यूनिट 2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बेसिक क्वेश्चंस है ये सारे हमारे बेसिक क्वेश्चंस है यूनिट 2 के। बेसिक सारे टॉपिक्स थे जिसको हमने अच्छे से एग्जांपल्स के साथ समझा है। अगर आप इसको ढंग से समझ रहे हो सारे टॉपिक्स को, सारे यूनिट्स के, तो आप आसानी से एग्जाम में ये आंसर अपना आप लिख सकते हो। अब हम बात करेंगे यूनिट 3 की। इसमें हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन का हिंदी में मीनिंग होता है अवलोकन, यानी ध्यान से देखना। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जब रिसर्चर बिना कुछ पूछे सिर्फ लोगों को या किसी इवेंट को ऑब्जर्व करता है या देखता है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो उसे ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अब हम बात करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल देखो, मान लो एक टीचर ये देखना चाहती है कि क्लास में कितने स्टूडेंट ध्यान से पढ़ते हैं और कितने मोबाइल चलाते हैं। टीचर किसी से क्वेश्चन नहीं पूछ रही, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रही है
ये ऑब्जर्वेशन है। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू का हिंदी में मतलब होता है साक्षात्कार। इसमें रिसर्चर सामने बैठकर क्वेश्चंस पूछते हैं, यानी फेस टू फेस इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। इसका एग्जाम्पल अगर देखो तो मान लो रिसर्चर किसी विलेज में जाकर लोगों से पूछता है आपकी इनकम क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपको गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट मिल रहा है या नहीं। ये सब इंटरव्यू है। इन दोनों का मेन जो डिफरेंस है इन दोनों का वो ये है, ऑब्जर्वेशन में सिर्फ हम देखते हैं ध्यान से और इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चनरी का हिंदी में मतलब होता है प्रश्नावली। नेम से ही समझ आ रहा है कि क्वेश्चंस की लिस्ट, यानी रिसर्चर एक रिटन फॉर्म देता है जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, उस फॉर्म को रेस्पोंडेंट खुद फिल करता है। इसका एग्जाम्पल देखो, आपने कभी गूगल फॉर्म फिल किया होगा या स्कूल या कॉलेज में फीडबैक फॉर्म भरा होगा, वो क्वेश्चनरी ही होता है। अब हम आते हैं शेड्यूल पर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चनरी और शेड्यूल क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं। तो शेड्यूल का हिंदी में अर्थ होता है अनुसूची। इसमें भी क्वेश्चंस होते हैं लेकिन डिफरेंस एक है, क्वेश्चनरी में फॉर्म खुद रिस्पोंडेंट फिल करता है और शेड्यूल में जो रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर होता है वो खुद फॉर्म फिल करता है। इसको आप इसके एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे एक विलेज है उसमें कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं है तो वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो इस सिचुएशन में क्या करेगा, रिसर्चर उनसे क्वेश्चंस पूछेगा और वो जो आंसर बताते हैं वो रिसर्चर खुद अपने फॉर्म में फिल करेगा, जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स लिखेगा। तो इसको हम बोलते हैं शेड्यूल। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में ज्यादातर रिपीट होता है, तो इसमें हम इजी लैंग्वेज में इसको समझते हैं। क्वेश्चनरी का क्या मतलब होता है, रेस्पोंडेंट जो खुद फिल करता है वो क्वेश्चनरी कहलाती है। दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है कि दोनों में क्वेश्चंस होते हैं, फॉर्म फिल होता है। क्वेश्चनरी में फॉर्म रिस्पोंडेंट फिल करेगा, ये मोस्टली एजुकेटेड लोगों के लिए यूजफुल रहता है। शेड्यूल की हम बात करें तो रिसर्चर खुद फॉर्म फिल करता है, ये मोस्टली जब रिस्पोंडेंट फॉर्म फिल नहीं कर सकते तब शेड्यूल का यूज किया जाता है। तो ये हमारे यूनिट 3 के पूरे सारे क्वेश्चंस थे शॉर्ट वाले। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन के मेथड्स देखे थे जिसमें ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल है, और इसका एक मेन क्वेश्चन क्वेश्चनरी और शेड्यूल के बीच में डिफरेंस भी है। तो ये हमारा यूनिट 3 कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप्स। सैम्पलिंग को सबसे पहले समझते हैं कि सैम्पलिंग होती क्या है। आप समझो इसको एग्जाम्पल से कि जैसे पूरे स्कूल में सभी स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट आपको जानना है, पर आप पूरे स्कूल के हर एक बच्चे से नहीं पूछ सकते कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप अलग अलग क्लास में जाके कुछ स्टूडेंट्स को चुनते हैं और उससे पूछते हैं। इसी प्रोसेस को सैम्पलिंग कहते हैं। अब हम अगर इसके टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे इसके टाइप्स दो है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। अब हाँ, अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो इसको आप एग्जाम्पल से समझो। अगर प्रोबेबिलिटी वाला समझते हैं, अगर टीचर स्टूडेंट के नाम की स्लिप बनाकर लॉटरी में से नाम निकाले तो हर स्टूडेंट के चुने जाने की चांस बराबर रहेगी। इसे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं। अब यही अगर हम नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो टीचर केवल फर्स्ट बेंच पर बैठे स्टूडेंट से ही फीडबैक ले ले, यहाँ सभी स्टूडेंट्स को इक्वल चांस नहीं मिलेगा, इसलिए यह नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहलाती है। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन सैंपलिंग और उसके टाइप्स का। हम अब सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, डेटा प्रोसेसिंग। इसका नाम थोड़ा डिफिकल्ट है पर बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। रिसर्चर जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है तो उसके पास बहुत सारा डेटा आ जाता है। अब उस डेटा को अरेंज करना, सॉर्ट करना और ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। इसी प्रोसेस को डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, मान लो रिसर्चर ने 500 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया है। अब वो अलग करेगा कि उसमें कितने लड़के हैं, कितने लड़कियां हैं, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, ये सब अरेंज करना ही डेटा प्रोसेसिंग है। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है समझाना और एक्सप्लेन करना। सिर्फ डेटा अरेंज करना काफी नहीं होता है, उस डेटा का मतलब भी समझना पड़ता है, इसी को डेटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं। मान लो डेटा से पता चला 100 स्टूडेंट्स में से 80 स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस पसंद करते हैं। अब रिसर्चर ये एक्सप्लेन करेगा कि मेजोरिटी स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास को प्रेफर करते हैं। ये एक्सप्लेनेशन ही डेटा इंटरप्रिटेशन कहलाता है। अब हम बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग की। रिपोर्ट राइटिंग हमारा जो रिसर्च होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है। उसके बाद रिसर्चर अपनी पूरी फाइंडिंग्स को एक डॉक्यूमेंट में लिखता है। इस डॉक्यूमेंट को रिपोर्ट कहते हैं और उसको
और उसके लिखने के प्रोसेस को रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। इसका एग्जांपल देखो, अगर एक रिसर्चर ने एक विलेज में एजुकेशन पर रिसर्च की, तो लास्ट में वो लिखेगा रिसर्च का टॉपिक, उसने रिसर्च में क्या क्या मेथड यूज किए, उसका डेटा क्या रहा, उसका रिजल्ट क्या रहा। यही सब रिपोर्ट राइटिंग में लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमारा पूरा यूनिट 4 कंप्लीट हो गया सोशियोलॉजी का। अब हम बात करेंगे यूनिट 5 की, स्टैटिस्टिक्स एंड यूजेस। इसमें अगर हम देखें तो जब भी हम किसी भी इंफॉर्मेशन या डेटा को कलेक्ट करते हैं तो उसको हम अरेंज करते हैं और एनालाइज करते हैं, तो उस प्रोसेस को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। यानी स्टैटिस्टिक्स हमें डेटा को समझने में हेल्प करता है। इसका एग्जांपल देखो, मान लो एक स्कूल में 500 स्टूडेंट्स हैं, तो प्रिंसिपल को पता करना है कितने स्टूडेंट मार्क्स कितना है, ये सब इंफॉर्मेशन की हेल्प से निकाला जाता है, तो उसी को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं 2 यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। एग्जाम में 2 पॉइंट्स लिखोगे इतना काफी रहेगा आपके लिए। पहला है कि हेल्प्स इन रिसर्च। रिसर्च करते वक्त बहुत सारे डेटा का यूज होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख सकते हो कि रिसर्चर को पता करना कितने लोग एजुकेटेड है और कितने अनएम्प्लॉयड है, तो स्टैटिस्टिक्स उसका आंसर निकालने में मदद करेगा। दूसरा हमारे पास ये रहेगा इसका यूज, स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से सही डिसीजन लिए जाते हैं। एग्जाम्पल देखोगे इसका, तो गवर्नमेंट सेंसस का डेटा देखकर डिसाइड करती है कि स्कूल कहाँ बनाना है या हॉस्पिटल कहाँ बनाना है। यही स्टैटिस्टिक्स और उसके यूज थे। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब अगर हम देखें लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो इसमें सिर्फ हम न्यूमेरिकल डेटा का यूज कर सकते हैं, उसी को स्टडी कर सकते हैं। अगर हम कोई सर्वे करते हैं तो उसमें हम सारे इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं कि जैसे वहाँ के लोग क्या क्या काम करते हैं, वो सारे कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कितने नहीं जाते हैं, वहाँ का रोड कैसा है, वो सब हम सर्वे में यूज कर सकते हैं। सर्वे में हम सारी चीजें पता लगा सकते हैं, पर स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा रहेगा। और दूसरा ये है कि ये सारा एक्सप्लेन खुद से नहीं कर पाता है, इसके लिए आपको पूरा देखना पड़ेगा कि वो डेटा कब का है, वो डेटा अभी का है या पहले का है। मीन का फॉर्मूला देखोगे तो ये है सम ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू। इसका एग्जांपल हम तीनों का अभी साथ में ही देख लेंगे। अब हम मीडियन की बात करते हैं, तो मीडियन क्या होता है, मिडल वैल्यू होती है। अगर हमको कोई भी जो मिडल वैल्यू होगी, ठीक है, वो हमारी मीडियन होती है। मोड होता है वैल्यू दैट ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। इसका मतलब ये है जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसको मोड कहते हैं। यूनिट 4 के सारे क्वेश्चंस, यूनिट 5 के सारे। मीन देखा तो देखो इसमें हमको मार्क्स दे रखे हैं 5 बच्चों के, उसमें हमारे मार्क्स है 50, 60, 70, 80, 90। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमको मार्क्स दे रखे हैं उनको हम ऐड करेंगे, तो उस ऐड करने पे हमारी वैल्यू आई 350, और हमको कितने जनों के मार्क्स दे रखे थे 5। तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो हमारे पास आंसर आता है 70, जो कि है हमारा मीन या फिर एवरेज। अब हम बात करेंगे मीडियन की, तो हमको वैल्यू दे रखी है 5, उनमें से जो बीच में वैल्यू आएगी हमारी, जैसे कि इसमें 30 आ रखा है, तो ये हमारा मीडियन या मिडल वैल्यू होगी। मोड ये एक बार अच्छे से देख लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों में से। तो इसमें क्या है, मार्क्स दे रखे हैं 10, 20, 20, 30, 40। इसमें 20 हमारा सबसे ज्यादा बार, मतलब 2 बार रिपीट हुआ है, तो हमारा मोड होगा 20। यही इजी से है, आपको इस ज्यादा इतना हार्ड नहीं है। अगर किसी को लगता है कि मैथ्स बहुत ज्यादा हार्ड है, तो ये इतना हार्ड नहीं है, इसको आप आराम से समझ सकते हो। इसका क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर सकते हो। तो यही हमारा पूरा रिवीजन था यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 का। सारे जो भी टॉपिक है मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाए हैं। नोट्स मैं आपको इसके प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो भी मैं आप लोगों को दे दूंगी जल्द ही, तो उसके लिए भी आप वेट करो, आ जाएगी वीडियो एग्जाम से पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।